हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दीनापुर गांव में धीरज नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी का 2 साल पहले ही देहांत हो चुका था और उसके 2 बच्चे थे। उसके बच्चों के नाम टीना और टोनी थे। टीना और टोनी के लालन पालन की जिम्मेदारी अब धीरज के ही कंधों पर थी। धीरज जंगल से बांस काट कर लाता था और उनसे तरह तरह के खिलौने और छोटी मोटी घरेलू चीजें बनाकर बेचता था। वो इन सब चीजों को सड़क किनारे रखकर ही बेचता था। आओ आओ, बांस के बने तोप, गाड़ी, झोपड़ी, झाड़ू, टोकरी आदि ले लो। दिवाली के समय धीरज को शहर से कई तरह की चीजें बनाने के ऑर्डर मिल जाते थे और उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। मगर इस साल उसे कोई भी ऑर्डर न मिलने के कारण वो काफी परेशान था। इस साल तो दिवाली पर एक भी ऑर्डर नहीं मिला। जेब में फूटी कौड़ी नहीं और दिवाली का त्योहार, बच्चों को क्या जवाब दूंगा। एक दिन धीरज घर आता है तो टीना और टोनी उसके पास आकर कहते हैं, बापू, इस दिवाली पर मुझे ढेर सारे पटाखे दिलाना। मुझे भी अनार, रॉकेट, फुलझड़ियां, बम आदि सब पटाखे दिला देना बापू। बच्चों की बातें सुनकर धीरज उदास हो जाता है और उन्हें समझाने लगता है, देखो बच्चों, इस दिवाली पर मैं तुम्हें पटाखे तो क्या, कुछ भी नहीं दिला पाऊंगा। पर क्यों बापू? क्योंकि इस साल मुझे बांस के आइटम बनाने का कोई ऑर्डर ही नहीं मिला और इसलिए मेरी जेब खाली है। ये सुनकर बच्चों को बहुत दुख होता है, मगर फिर भी वो समझदारी दिखाते हुए कहते हैं, ठीक है बापू, हमें कुछ नहीं चाहिए। धीरज की झोपड़ी के सामने ही सेठ रतनलाल की महल जैसी कोठी थी। सेठ रतनलाल उसकी झोपड़ी को अपने महल पर दाग समझता था और इसलिए धीरज और उसके बच्चों को हमेशा कूड़ा करकट समझकर नफरत दिखाता रहता था। इस गरीब धीरज की पत्नी तो मर गई, उसके साथ ये सब भी मर जाते तो कितना अच्छा होता। कमबख्त मेरे महल के सामने झोपड़ी बनाकर बैठा है। मैं तो कहूँ इस दिवाली पर इसकी झोपड़ी में आग लग जाए। हाँ, आग लग जाए तो मजा नहीं आ जाए, फिर तो कमबख्त यहाँ से भाग ही जाएगा। जैसे घमंडी माता पिता वैसे ही घमंडी उनके बच्चे। सेठ रतनलाल और उसकी पत्नी को धीरज के परिवार से नफरत करते देख उनके बच्चे भी वही करने लगते हैं। उसका बेटा लड्डू और बेटी लाली टीना और टोनी पर हमेशा फप्तियां कसते रहते हैं। एक दिन वो दोनों भाई बहन टीना और टोनी को देखकर कहते हैं, इस दिवाली पर मैं इतने पटाखे जलाऊंगा कि सारा गांव देखता रह जाएगा। पर मैं तो झोपड़ी वालों का दिल जलाऊंगी भैया। लाली की बात सुनकर टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें खरी खोटी सुनाने लगता है। ए लाली की बच्ची, अपनी अमीरी का घमंड मत दिखा। हम झोपड़ी में रहते हैं तो क्या, तेरे महल में भीख मांगने तो नहीं आते। चुप कर बे गरीब, सेठ हैं हम सेठ, तू हमारी क्या बराबरी करेगा। टोनी को इस तरह से बहस करते देख टीना डर जाती है और टोनी को समझाने लगती है, घर चलो ना भैया, हम गरीबों का पैसे वालों से उलझना ठीक नहीं है। अगर बापू को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ, बापू के गुस्से से तो मुझे भी डर लगता है। अगर बापू का डर नहीं होता तो इसे मार मार कर अभी इसके चेहरे का नक्शा बदल देता। दिवाली के पहले दिन सब पटाखे जला रहे होते हैं। लड्डू और उसकी बहन लाली खूब उछल उछल कर पटाखे जलाते हैं। मगर टीना और टोनी दोनों भाई बहन सबको पटाखे जलाते देखकर उदास हो जाते हैं। टीना, अगर हमारे बापू भी इनकी तरह अमीर होते तो कितना मजा आता। हाँ भैया, हम भी इनकी तरह खूब पटाखे जलाते, तब हमें खुशी मिलती है ना भैया। हाँ, बहुत खुशी मिलती टीना। टीना और टोनी दोनों रात को उदास होकर सो जाते हैं। मगर आधी रात को अचानक से टोनी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि कोई बाहर बैठकर बांस पटाखे बना रहा है। उसे बांस पटाखे बनाते देख टोनी टीना को जगाते हुए कहता है, ए टीना उठ, देख बाहर कोई बांस पटाखे बना रहा है। अब सो जाओ ना भैया, सुबह उठकर देख लेंगे। ये कहकर टीना सो जाती है और टोनी भी सो जाता है।
फिर सुबह उठकर जब वो बाहर आते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वहां जमीन पर बांस पटाखे बिखरे पड़े थे। उन्हें देखकर टोनी कहता है, अरे ये तो बांस पटाखे हैं। चलो इन्हें जलाकर देखते हैं। मैं तो अनार जलाऊंगी भैया। हाँ हाँ जला ले। उसके ये कहने पर टीना अनार जलाती है और देखते ही देखते अनार से सतरंगी रोशनी निकलकर आसमान को छूने लगती है। तब टोनी रॉकेट जलाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। रॉकेट रंग बिरंगी रोशनी छोड़ते हुए दूर आसमान में उड़कर जाता है और फिर वापस बांस में लौट आता है। ये देखकर टीना कहती है, ये तो जादुई बांस पटाखे हैं भैया। हाँ टीना, ये जादुई बांस पटाखे हैं। अब तो हम खूब पटाखे जलाएंगे। उस दिन दिवाली थी। वो देर रात तक बांस पटाखे जलाते हैं और उनके बांस पटाखों की रोशनी से सारा गांव चकाचौंध होकर रह जाता है। सेठ रतनलाल और उसका परिवार जादुई बांस पटाखों की रोशनी देखकर बेचैन हो उठता है। इन गरीबों के पास ऐसे शानदार पटाखे कहां से आए लाली? मैं क्या जानूं भैया। जरूर कहीं से चोरी करके लाए होंगे। वो देर रात तक बांस पटाखे जलाते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह होते ही एक जादूगर उनके पास आता है। जादूगर उनसे कहता है, मैं मैजिक लैंड का जादूगर हूँ। कल रात मैंने यहाँ बैठकर कुछ जादुई बांस पटाखे बनाए थे जिन्हें मैं यहीं भूल गया था। ये मैजिक लैंड कहाँ है और उन जादुई बांस पटाखों का तुम क्या करोगे? मैजिक लैंड दूर पर्वतों के पीछे है और वो जादुई बांस पटाखे मैंने अपनी जादुई शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बनाए थे, इसलिए वो मुझे अवश्य चाहिए। उनके बदले मैं तुमको पैसे की बारिश करने वाली जादुई छड़ी दूंगा। ये कहकर जादूगर एक जादुई छड़ी प्रकट करता है और उसे घुमाने लगता है। तो जब तक उसे घुमाता रहता है पैसे बरसते रहते हैं। जादूगर उस छड़ी को धीरज को देते हुए कहता है, तुम्हें जब भी जितना पैसा चाहिए इस छड़ी को घुमाकर पैसों की बारिश कर लेना, मगर लालच कभी मत करना, क्योंकि अगर लालच किया तो छड़ी गायब हो जाएगी। ये कहकर जादूगर अपने जादुई बांस पटाखे लेकर चला जाता है और धीरज उस जादुई छड़ी की मदद से रतनलाल सेठ से भी ज्यादा अमीर हो जाता है। खितीरपुर नाम का एक छोटा सा शहर था जहां मोहन अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता था। नवरात्रि अभी अभी ही पार हुई थी और बस दिवाली आने ही वाली थी। बाजार की रौनक को देखकर मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, तूने मुझे बोला था तू मुझे नवरात्रि में घुमाने ले जाएगी, पर तू मुझे कहीं नहीं लेकर गई। माँ, हम गरीबों की किस्मत में शायद ये तीज त्योहार नहीं है बेटा। मैं चाहती हूँ कि तू नए नए कपड़े पहने, पर अब तो मेरी नौकरी भी चली गई। 2 वक्त का खाना मिल जाए, बस वो ही खुशनसीबी होगी। सरिता झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, पर उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसकी मालकिन ने उसे काम से निकाल दिया था। वो नौकरी की तलाश में थी। एक दिन जब वो मोहन के साथ काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, मामा देखो ना, ये घर कितना बड़ा है। हमारे जैसे तो कितने हजारों घर इस घर में आ जाएंगे। हाँ बेटा, आ तो जाएंगे। चलो ना माँ, इस घर को अंदर से देखते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसे हम किसी के घर में नहीं जा सकते। और हाँ, अगर इस घर में मुझे झाड़ू पोछा का काम मिल जाए तो आराम से तू इस घर को देख सकता है। सरिता मोहन के साथ उस बड़े से घर में काम मांगने के लिए जाती है। घर के बाहर बड़े अक्षरों में मोहन विला लिखा हुआ था। कोई है क्या अंदर? सरिता की आवाज सुनकर अंदर से घर का मालिक मोहन आता है। अरे अरे, तुम भिखारी लोग कहाँ से मेरे घर में घुसे आ रहे हो? गार्ड, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सो रहे थे क्या तुम? ये भिखारी मेरे घर में कैसे घुस आए? हम भिखारी नहीं है साहब, हम तो काम मांगने आए हैं। तुम जैसे छोटे लोगों से मुझे कोई काम नहीं कराना। तुम्हारे हाथ लगने से मेरा घर गंदा हो जाएगा।
मोहन और सरिता की बातचीत सुनकर कमरे से मोहन की पत्नी बबीता बाहर आती है। अरे मोहन, हमारी मेड तो छुट्टी पर है, इसे रख लेते हैं ना काम पर। दिवाली की सफाई तो कर ही सकती है, घर के अंदर काम नहीं करेगी, हमारा गैरेज और गार्डन तो क्लीन कर ही सकती है। वाह अंकल, आपका नाम भी मोहन है। हाँ, पर बस नाम ही एक से है, किस्मत नहीं। मोहन सरिता को काम पर रख लेता है। सरिता अपने बेटे के साथ बबीता के घर के गार्डन में ही रहती और सारा काम करती। एक दिन मोहन चुपके से बबीता के घर में चला जाता है। राहुल हॉल में सोफे पर बैठा मोबाइल पर गेम खेल रहा होता है। उसके सामने टेबल पर बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई थी। इतनी सारी मिठाइयां, एक मैं ले लूं क्या? नौकर हो तुम, कभी देखी भी है इतनी सारी मिठाइयां? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? मैं अभी मम्मी को फोन करके बुलाता हूँ, अच्छे से खातिरदारी करेंगी तुम्हारी। अरे अरे, तुम तो जानते ही नहीं होगे ना कि फोन क्या होता है। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं। क्योंकि तुम गरीब हो। देखो अपने फटे कपड़े और ये मेरे नए कपड़े। तुम्हारे जैसे कपड़े का तो मैं पोछा भी नहीं बनाता। राहुल मोहन को धक्का मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। अगली शाम दिवाली की शाम होती है। राहुल और उसके परिवार वाले नए नए कपड़े पहनकर घर के गार्डन में फुलझड़ी पटाखे जला रहे होते हैं। मोहन और सरिता उन्हें पटाखे जलाते हुए देख रहे होते हैं। तभी जैसे ही राहुल एक अनार को आग लगाने जाता है, चिंगारी उसके चेहरे को जलाने ही वाली होती है कि मोहन, जो कि गरीब बच्चा था, भागकर आता है और राहुल को बचा लेता है। तुमने ठीक कहा था बबीता, हम दोनों के बस नाम ही एक जैसे हैं। एक छोटे बच्चे के कर्मों को तो देखो, इसने एक बार भी अपनी जान के बारे में नहीं सोचा और हमारे राहुल को बचा लिया। और एक हम हैं जो इन्हें अछूता समझ रहे थे। हमें माफ कर दो बेटा, तुमने हमारे राहुल को एक नया जीवन दान दिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।